प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश में जो आरक्षण विरोधी आग फैल रही है उसके बारे में। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की वार्ता का निमंत्रण ठुकराने के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। ये झड़पें भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के बैनर तले असहयोग आंदोलन के कारण हुई है। कई इलाकों में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं और हवा में फायरिंग करनी पड़ी है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हिंसा को बढ़ता देख बांग्लादेश की सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि वह हिंसक प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटेगी। एक महीने में 200 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में छात्र एक महीने से ज़्यादा समय से सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मौक़ों पर हिंसक हो चुके इस आंदोलन में अब तक देश भर में कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका केंद्र राजधानी ढाका है। रविवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ढाका के केंद्रीय शाहबाग स्क्वायर में जमा हो गई, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों पर झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों में कई लाठी डंडों से लैस थे और मुंह को स्कार्फ से ढके हुए थे। उन्होंने राजधानी ढाका की कई सड़कों को जाम कर दिया। उनकी पुलिस और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के साथ कई प्रमुख शहरों में भी झड़पें हुई है। मुंशीगंज में प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग के लोगों के बीच हुई झड़प में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान तत्काल नहीं हो पाई है। रंगपुर में प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में आवामी लीग के 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पबना में रविवार को प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी और 50 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान जाहिद इस्लाम 19, महबूब हुसैन 16 और फ़हीम 17 के रूप में हुई है। पबना पुलिस के अतिरिक्त अधीक्षक मसूद आलम ने कहा कि पबना गवर्नमेंट एडवर्ड कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने दोपहर में अपने परिसर से जुलूस निकाला और अपने निर्धारित असहयोग आंदोलन के तहत अब्दुल हमीद रोड जेबी चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। सिराजगंज में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन द्वारा आहूत असहयोग आंदोलन के बीच सिराजगंज में प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच हुई झड़पों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके अलावा जिले में पुलिस स्टेशनों और 2 सांसदों के घरों सहित व्यापक तोड़फोड़ और आगजनी देखी गई है। बोगरा में सुबह से आवामी लीग के लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 2 लोग मारे गए। मगुरा में झड़पों में एक छात्र दल के नेता सहित 2 लोग मारे गए। कोमिला के देवीदार में आवामी लीग और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान एक जुबो दल कार्यकर्ता की मौत हो गई और 3 बच्चों सहित 15 लोग घायल हो गए। एक अलग घटना में इलियटगंज हाईवे पुलिस चौकी से में भीड़ ने एक पुलिस कांस्टेबल को पीट कर हत्या कर दी। ढाका में राजधानी के धान मंडी के जिगा ताला इलाके में झड़प में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका नाम अब्दुल्ला सिद्दीकी था, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी। वो राजधानी के हबीबुल्ला बहार डिग्री कॉलेज का छात्र था। सावर के अशुलिया में प्रदर्शनकारियों आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान एक और व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। फेनी में पुलिस आवामी लीग कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच झड़प में 5 लोग मारे गए हैं और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। ये झड़प रविवार दोपहर जिले के मोईपाल में हुई। आइए हम बात करते हैं चीन की। चीन में शादियों को बढ़ावा देने के लिए नया डिग्री कोर्स स्टार्ट हुआ है। चीन की यूनिवर्सिटी में युवाओं में शादी को बढ़ावा देने के लिए एक नई डिग्री की घोषणा की है। इस कोर्स को मैरिज सर्विस एंड मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। इस डिग्री की शुरुआत चीनी सरकार संस्थाओं की देश में गिरती जन्म दर को संभालने की कोशिश है। चीन बीते कुछ साल से लगातार गिरती जन्म दर और रिकॉर्ड कम विवाह दर से जूझ रहा है। युवा शादी से बच रहे हैं। इसका सीधा असर जन्म दर पर भी पड़ रहा है। जन्म दर में गिरावट के कारण चीन में लगातार दूसरे वर्ष जनसंख्या में कमी आई है। इसे सीधे तौर पर विवाह दर और जन्म दर से जोड़ा जा रहा है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर से बीजिंग संस्थान में शुरू होने वाले स्नातक कार्यक्रम का उद्देश्य विवाह की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों को तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और जनता के लिए चीन की सकारात्मक विवाह और पारिवारिक संस्कृति को उजागर करना और चीन के विवाह रीति रिवाजों में सुधार को आगे बढ़ाना है। इस पाठ्यक्रम इस वर्ष 12 प्रांतों के 70 छात्रों को शामिल किया जाएगा। इस डिग्री कोर्स में होगी पढ़ाई। चीन में शुरू की गई इस डिग्री में परिवार परामर्श, उच्च स्तरीय विवाह योजना और मैच मेकिंग जैसे विषय कवर किए जाएंगे। चीन में इसी साल की शुरुआत में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियों की घोषणा भी की गई थी। चीनी सरकार ने माता पिता की छुट्टी की नीतियों में बदलाव
और चाइल्ड केयर सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी कदम उठाए हैं। चीन ने साल 2016 में अपने एक बच्चे की नीति को हटा लिया था। ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। इसके बावजूद चीन में न सिर्फ कम बच्चे पैदा हो रहे हैं बल्कि शादी भी की दर भी गिर रही है। बीते एक दशक तक गिरावट के रुझान के बाद 2022 में चीन में विवाह रिकॉर्ड निश्चित स्तर पर पहुंच गया है। चीन में घटती जनसंख्या और युवाओं में बच्चा पैदा करने के लिए घटती इच्छा स्कूलों के लिए भी मुश्किल का सबब बन रही है। स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। इसकी वजह से कई टीचर्स की नौकरियां जा रही हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हाल में वर्षों में स्कूल जाने वाले बच्चों की घटती संख्या के चलते कई चीनी प्रांत शिक्षकों की संख्या में कमी कर रहे हैं, जो देश की बिगड़ती जनसंख्या की चुनौतियों को दिखाता है। आइए हम इसराइल की बात करें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर इसराइल की चिंता बढ़ती जा रही है। अब इसराइल को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की उम्मीद है। इजरायली रक्षा अधिकारियों का कहना है कि वे ईरान की ओर से होने वाले संभावित हमले से पहले अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समन्वय कर रहे हैं। अब इसराइल को नाटो समझौते के तहत किया गया अब्राहम गठबंधन याद आ रहा है। गाज़ा में बीते 10 महीने से चल रहे इसराइल हमास युद्ध के बीच हमास के शीर्ष नेता हानिया की हत्या के बाद से ईरान की ओर से हमले की आशंका बढ़ गई है। हालांकि 4 महीने पहले भी ईरान ने इसराइल पर गोलाबारी की थी। इस दौरान 300 ईरानी ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी, जिसे इसराइल, अमेरिका और सहयोगियों ने नष्ट कर दिया था। अब हानिया की हत्या के बाद ईरान गुस्से में है और इसराइल से बदला लेने की धमकी दे चुका है। इसराइल के अधिकारियों का मानना है कि इस बार ईरान बड़ा हमला कर सकता है। वह या तो इसराइल पर सीधा हमला करेगा या प्रॉक्सी हमले या फिर दूसरे देशों में बने इसराइली ठिकानों पर हमले करेगा। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि उन्होंने संभावित खतरे के मद्देनज़र अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से बात की है और मौजूदा सुरक्षा घटनाक्रमों की स्थिति पर चर्चा की है। वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने भी कहा है कि अगर हमला होता है तो इसराइल की मदद करेगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि पेंटागन ने तय कर रहा है कि उसके पास सही संसाधन और क्षमताएं हों। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हीली ने भी इसराइल समेत पूरे क्षेत्र के नेताओं से बात की है। इसमें सभी से संयम बरतने और महत्वपूर्ण क्षण में तनाव कम करने के लिए कहा गया है। वहीं जो बाइडेन ने भी इसराइल को नई अमेरिकी सैन्य तैनाती का आश्वासन दिया है। आइए हम वक्फ बोर्ड के बारे में बात करें। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर चर्चा की है, जिनके तहत वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की क्षमता में बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में इन प्रस्तावित बदलावों को लागू करने के लिए जल्द ही संसद में एक विधेयक पेश कर सकती है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड की भूमिका और अधिकारों में बदलाव किए जाएंगे, जिससे संपत्तियों की घोषणा और विवादों के निपटारे में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके। वक्फ एक्ट में प्रस्तावित ये बदलाव वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन में सुधार होगा और किसी भी विवाद को हल करने में विधि प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या होता है वक्फ बोर्ड। वक्फ क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोक हितार्थ दान किया गया धन। इस्लाम में वक्फ का तात्पर्य किसी संपत्ति जैसे पैसे, जमीन, मकान या अन्य कीमती वस्तु को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान करने से है। वक्फ की संपत्तियां चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती हैं और इनका प्रबंधन स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बोर्ड और संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाता है। एक बार संपत्ति वक्फ को हो गई तो फिर से मालिक वापस नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड की भूमिका। वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दान में प्राप्त संपत्तियों का उचित प्रबंधन करना है। यह संपत्तियां गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण और मरम्मत और अन्य धर्मार्थ कार्यों में योगदान देती है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के तहत 30 वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं। केंद्र सरकार का केंद्रीय वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित करता है। एक बार संपत्ति वक्फ हो जाने के बाद उसे वापस लेना संभव नहीं होता है। वक्फ एक्ट 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान वक्फ एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य वक्फ से संबंधित कार्यों को सरल और स्पष्ट बनाना था। इस एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों पर दावे, उनके रखरखाव और प्रबंधन के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। 1964 में इस एक्ट के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ, जो वक्फ बोर्डों की गतिविधियों पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन। 1995 में वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया, जिससे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्डों की संख्या और उसकी पहुंच में वृद्धि हुई। वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियाँ। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। 2009 में यह आंकड़ा 4 लाख एकड़ था,
जो अब दोगुना हो चुका है। इन संपत्तियों में ज़्यादातर मस्जिदें, मदरसों, कब्रगाहों की है। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियाँ थी। वक्फ बोर्ड को अधिकांश संपत्तियाँ मुस्लिम शासनकाल जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय में प्राप्त हुई है, और विभाजन के समय पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों ने भी अपनी संपत्तियाँ वक्फ को दान कर दी थी। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा ज़मीन मालिक है। वक्फ बोर्ड को संपत्तियों की जांच और उन पर दावे करने का अधिकार प्राप्त है। यदि बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो चुनौती देना पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के अनुसार बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। भारत में केंद्रीय वक्फ काउंसिल और 32 राज्य वक्फ बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केंद्रीय वक्फ काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड होता है, जिसमें एक अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और इस्लाम के जानकार शामिल होते हैं। वक्फ बोर्ड की भूमिका आकार। वक्फ बोर्ड के बाद भारतीय सेना, रेलवे के बाद देश की सबसे बड़ी भूमि का मालिकाना हक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार वक्फ बोर्डों के पास कुल 8,54,509 संपत्तियाँ हैं, जो लगभग 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर फैली हुई हैं। देश भर में एक सेंट्रल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। इस समय देश के 32 राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ एक्ट में प्रस्तावित बदलाव। संपत्ति के दावे पर रिजर्वेशन। नए बदलावों के अनुसार वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा बिना उसके अनिवार्य वेरिफिकेशन के। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड द्वारा दावा करने से पहले उसकी सटीकता वैधता की जांच की जाए। विवादित संपत्तियों का वेरिफिकेशन। यदि वक्फ बोर्ड और किसी अन्य व्यक्ति के बीच संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद के समाधान के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। इससे सुनिश्चित होगा कि संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता या विवाद को न्याय संगत तरीके से हल किया जा सके। आइए आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।